नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस बायोलॉजी की क्लास में। आपको पता है मैंने आपको 2 वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं और हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी के बारे में। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था सामान्य जानकारी, और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था साथियों कोशिका के बारे में। दूसरे पार्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा था? कोशिका के बारे में पढ़ा था दूसरे पार्ट में। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के अंग, जिसको हम बोलते हैं कोशिकांग। तो आज का हमारा वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस कोशिकांग वाले टॉपिक में से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं को आज कंप्लीट करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। बस आप थोड़ा सा विश्वास कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, रेगुलर जुड़िए। मेरी क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, एक दिन भी मिस नहीं होगी, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। आपका एग्जाम निकालने का काम मेरा है, एग्जाम निकलवाने का काम मेरा है। साइंस आपकी मंजिल के अंदर रोड़ा नहीं बनेगी, ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे दावा करता हूँ। अगर आप मेरे से डेली जुड़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की 3 नंबर क्लास के बारे में। 2 क्लास मेरी कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने 2 क्लासेस स्टार्टिंग से नहीं देखी हैं तो आपको दोनों क्लासें देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको साइंस समझनी है, सीखनी है और पढ़नी है तो आपको क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक आप क्रमबद्ध अध्ययन नहीं करोगे तो साइंस आपको याद होने वाली नहीं है। इसलिए आप पहले 2 वीडियो देखिए, उसके बाद इस तीसरी वीडियो को देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए पहले ही, शेयर कर दीजिए पहले ही, क्योंकि आपको पसंद आने वाला है, ये मैं आपसे गारंटी देता हूँ। लास्ट तक वीडियो को एक बार देखो पूरा, फिर आपको पता चलेगा भी कंटेंट कैसा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको जो करवाया था वो मैंने आपको जीव द्रव्य के बारे में करवाया था। जीव द्रव्य क्या होता है? अगर आपने पहली क्लास दूसरी क्लास नहीं देखी है तो पहले अगर आप पहली और दूसरी क्लास देखेंगे ना, तब जाके आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान कहा जाता है। तो अगर आपको विज्ञान सीखनी है, समझनी है, तो आपको क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ेगा। तो पहले 1 नंबर और 2 नंबर वीडियो देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा। कल मैं आपको जीव द्रव्य के बारे में करवा रहा था, और जीव द्रव्य में मैंने आपको बताया था जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं। एक आपका होता है कोशिका द्रव्य, है ना, एक होता है आपका कोशिका द्रव्य, और दूसरा भाग होता है साथियों केंद्रक। फिर हमने स्टार्ट किया था कोशिका द्रव्य के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। तो अब हमें कोशिकांग के बारे में पढ़ना है। आज कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? वैसे कोशिकांग कई प्रकार के होते हैं, जैसे अंतःप्रद्वी जालिका हो गया, है ना, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद लवक हो गया, उसके बाद लाइसोसोम हो गया, उसके बाद राइबोसोम हो गया, उसके बाद जैसे अगर हम बात करते हैं सेंट्रोसोम हो गया। इस प्रकार से ये बहुत सारे क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। इनके बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। तो शुरू करते हैं साथियों आज की इस वीडियो को। जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया वो एक बार वीडियो को लाइक कर देगा, शेयर जरूर कर देगा अपने प्यारे साथियों के साथ। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ और बात करते हैं हम किसके बारे में आज की इस क्लास में? कोशिकांग के बारे में। तो देखिए, कोशिकांग की बात करते हैं तो जो कोशिकांग होते हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अंतःप्रद्वी जालिका के बारे में। किसके बारे में? अंतःप्रद्वी जालिका के बारे में। अंतःप्रद्वी जालिका के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए अंतःप्रद्वी जालिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंतःप्रद्वी जालिका की खोज किसने की थी। तो आप खोज के बारे में याद रखोगे, इसकी जो खोज है ना वो पोर्टर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पोर्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। 1 नंबर बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी साथियों वो ये रखनी है कि ये काम क्या करती है, इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य क्या होता है भाई? अंतःप्रद्वी जालिका हमारी कोशिका के अंदर क्या काम करती है? तो जो अंतःप्रद्वी जालिका होती है वो कोशिका को क्या करती है? ढांचा और मजबूती प्रदान करने का काम करती है। कोशिका को ढांचा व मजबूती प्रदान करना। ढांचा व मजबूती प्रदान करना किसका काम होता है? इसका काम होता है, इस अंतःप्रद्वी जालिका का होता है। कोशिका को ढांचा और मजबूती प्रदान करने का कार्य अंतःप्रद्वी जालिका करती है। अच्छा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ढांचा और मजबूती प्रदान करती है, इसीलिए
अंतःपर्दवी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। कोशिका का जो कंकाल तंत्र है वो किसको कहा जाता है? अंतःपर्दवी जालिका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे कोशिका को क्या करती है? ढांचा और मजबूती प्रदान करने का काम करती है। जैसे एक शरीर होता है, हमारा शरीर, हमारे शरीर को ढांचा किसने प्रदान कर रखा है? भाई हमारी हड्डियों ने कर रखा है ना। और हमारे शरीर को मजबूती भी किसने प्रदान कर रखी है? हड्डियों ने। और हड्डियों के तंत्र को हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। इसीलिए इस अंतःपर्दवी जालिका को क्या नाम दे दिया? कोशिका का कंकाल तंत्र नाम दे दिया, क्योंकि ये कोशिका को क्या करती है? ढांचा और मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बात करते हैं साथियों, ये जो अंतःपर्दवी जालिका होती है ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। किसके अंदर? यूकेरियोटिक कोशिका में। यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होती है? उपस्थित होती है। उपस्थित। अब कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी यूकेरियोटिक होती है, एक आपकी प्रोकैरियोटिक होती है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अच्छा, आपको यूकेरियोटिक के बारे में एक बात ध्यान रखनी है। यूकेरियोटिक वो कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, जिनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूकेरियोटिक। और जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अंतःपर्दवी जालिका केवल और केवल उन्हीं कोशिकाओं में पाई जाती है जो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यानी कहने का मतलब उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, उन्हीं के अंदर ये पाई जाती हैं, इसके अलावा नहीं पाई जाती। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी साथियों। ठीक है, इसके अलावा एक आपको बात ध्यान रखनी, आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी जो होता है उसमें क्या होती है? अनुपस्थित होती हैं। आरबीसी में क्या होती हैं? अनुपस्थित। ठीक है, आरबीसी के अंदर अनुपस्थित होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई। अंतःपर्दवी जालिका की खोज पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने। इसका कार्य होता है कोशिका को ढांचा प्रदान करना या फिर मजबूती प्रदान करना, इसीलिए इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र कहा जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, आरबीसी के अंदर ये नहीं पाई जाती, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी नहीं पाई जाती। ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो अंतःपर्दवी जालिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो प्रकार है साथियों वो है आपका चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। और दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो होता है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। ठीक है, तो 2 प्रकार होते हैं अंतःपर्दवी जालिका के। एक तो आपका होता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और दूसरा होता है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। सबसे पहले बात करते हैं चिकनी अंतःपर्दवी जालिका के बारे में। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका क्या होती है, यानी हम किसको कहते हैं चिकनी अंतःपर्दवी जालिका? आपको ये पता होना चाहिए। यानी ऐसी अंतःपर्दवी जालिका, ऐसी अंतःपर्दवी जालिका जिसके सतह पर क्या हो? जिसके सतह के ऊपर राइबोसोम, जिसके सतह के ऊपर क्या हो? राइबोसोम अनुपस्थित हो। राइबोसोम अनुपस्थित हो। राइबोसोम अनुपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहेंगे। ध्यान रखना साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी अंतःपर्दवी जालिका जिसकी सतह के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। और ये काम क्या करती है? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका का काम क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट बात है। जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है साथियों वो लिपिड या फिर वसा का संश्लेषण करने का काम करती है। लिपिड या फिर वसा का संश्लेषण, लिपिड या फिर वसा का संश्लेषण करने का काम कौन करती है? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका करती है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको ये बताया कि जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है वो ऐसी अंतःपर्दवी जालिका होती है जिसके सतह के ऊपर क्या नहीं पाए जाते? राइबोसोम नहीं पाए जाते। इसका जो कार्य होता है वो लिपिड या फिर वसा का संश्लेषण करना होता है। लिपिड या फिर वसा का संश्लेषण करने का काम किसका होता है? अंतःपर्दवी जालिका का होता है। कौन सी का? चिकनी का। अच्छा, अब हम बात करते हैं खुरदरी की। अब ऐसी जालिका या फिर ऐसी अंतःपर्दवी जालिका जिसकी सतह पर क्या हो? जिसकी सतह के ऊपर राइबोसोम उपस्थित हो। राइबोसोम उपस्थित हो
उससे हम क्या बोल देंगे साथियों, उससे हम खुरदरी अंतःपरद्वी जालिका बोल देंगे। ऐसी अंतःपरद्वी जालिका जिसकी सतह के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, ये मान लो अंतःपरद्वी जालिका है और इसकी सतह के ऊपर क्या है, ये राइबोसोम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, खुरदरी अंतःपरद्वी जालिका कहेंगे। अगर राइबोसोम नहीं है उसको हम क्या बोल देंगे, चिकनी अंतःपरद्वी जालिका बोल देंगे। अब बात आती है कि ये जो खुरदरी अंतःपरद्वी जालिका होती है क्या काम करती है, कार्य क्या करती है, इसका काम क्या होता है। तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करती है। क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करती है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन का संश्लेषण, है ना। तो ये जो खुरदरी अंतःपरद्वी जालिका होती है ये सिर्फ और सिर्फ किसका करती है, प्रोटीन का। और ये जो चिकनी होती है ये किसका करती है, ये आपका वसा और वसा यानी लिपिड का क्या करती है, संश्लेषण करती है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी थी। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने अभी तक आपको बताया कि अंतःपरद्वी जालिका की खोज जो है ना वो पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। एक बार आप साथ साथ बोल के देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अंतःपरद्वी जालिका क्या काम करती है। यह हमारी कोशिका को ढांचा और मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है, इसीलिए इसे कोशिका का हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो अंतःपरद्वी जालिका होती है वो यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। कौन सी में पाई जाती है, यूकेरियोटिक में। आरबीसी के अंदर ये नहीं पाई जाती, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ये दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःपरद्वी जालिका और खुरदरी अंतःपरद्वी जालिका। चिकनी अंतःपरद्वी जालिका ऐसी अंतःपरद्वी जालिका होती है जिसकी सतह के ऊपर क्या नहीं पाए जाते, राइबोसोम नहीं पाए जाते, और ये लिपिड या फिर वसा का संश्लेषण करने का काम करती है। खुरदरी अंतःपरद्वी जालिका ऐसी अंतःपरद्वी जालिका होती है जिसकी सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद आपसे मैं कर सकता हूं। अब हम बात करते हैं साथियों एक इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप वो नोट लगा के लिख सकते हो या फिर आप नोट लगा के इसको समझ सकते हो। देखिए, यदि अंतःपरद्वी जालिका, यदि अंतःपरद्वी जालिका किसके अंदर पाई जाती है, यदि अंतःपरद्वी जालिका रेखित पेशियों के अंदर पाई जाए, रेखित पेशियों में पाई जाए, रेखित पेशियों में पाई जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम अंतःपरद्वी जालिका नहीं कहेंगे, फिर इसका नाम बदल जाता है। यदि ये रेखित पेशियों में पाई जाती है तो इसका नाम बदल जाता है, और इसको हम क्या कहने लगते हैं, इसको हम कहने लगते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहने लगते हैं, सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। अब समझना एक बार फिर से, मैंने क्या बताया कि अगर अंतःपरद्वी जालिका, ये जो अंतःपरद्वी जालिका है, ये यदि रेखित पेशियों में पाई जाए, रेखित पेशियों में उपस्थित हो, तो उस अंतःपरद्वी जालिका का नाम फिर क्या हो जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कौन सी अंतःपरद्वी जालिका को कहते हैं, जो रेखित पेशियों में पाई जाती है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि रेखित पेशियां क्या होती हैं। ये रेखित पेशियां क्या होती हैं, तो साथियों ऐसी पेशियां जो ऐच्छिक होती हैं, ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियां मतलब ऐसी पेशी जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, ऐसी मांसपेशी जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। जैसे जीभ हमारी एक ऐच्छिक पेशी है, क्योंकि जीभ हम कहेंगे तभी काम करेगी वरना काम नहीं करेगी जीभ। एक आमाशय है साथियों, आमाशय, आमाशय को अगर आप देखो ना तो ये अनैच्छिक पेशी है, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करती है। हम ये मान लेंगे कि भाई हमारा आमाशय आज है ना, काम नहीं करना चाहिए, तो साथियों वो काम करेगा। हाँ, जीभ को हम ये कर सकते हैं भी जीभ हमारी काम नहीं करनी चाहिए तो नहीं करेगी, लेकिन आमाशय अपना काम जरूर करेगा। तो पेशियां दो प्रकार की होती हैं, एक ऐच्छिक पेशियां होती हैं, एक अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तो यदि अंतःपरद्वी जालिका ऐच्छिक पेशियों के अंदर पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। इतना ही बात आपको ध्यान रखनी है अंतःपरद्वी जालिका के बारे में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में, इतना अगर आपको याद है अंतःपरद्वी जालिका के बारे में। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अंतःपरद्वी जालिका की बात करते हैं तो यह कोशिका को ढांचा और मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था। इसकी खोज पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि आरबीसी में क्या है, नहीं पाई जाती। यह दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःपरद्वी जालिका, चिकनी अंतःपरद्वी जालिका में क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसकी सतह के ऊपर यानी जिस
अंतःपृथ्वी जालिका की सतह के ऊपर राइबोसोम नहीं होते तो उनको हम क्या बोलते हैं, चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका बोलते हैं, क्योंकि इनकी सतह कैसी होती है, फिर चिकनी होती है। क्योंकि राइबोसोम नहीं है तो उनकी सतह क्या हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका बोल देते हैं। उसके बाद ये कैसी होती हैं, ये नलिकाकार होती हैं, यानी जो चिकनी पृथ्वी जालिका होती है ना वो कैसी होती है, नलिकाकार होती है, इस प्रकार की, है ना, ध्यान रखोगे। इसका कार्य क्या है, लिपिड या फिर वसा का संश्लेषण करना। यह प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कौन नहीं करती, चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका नहीं करती। तो फिर कौन करती है प्रोटीन का संश्लेषण, मैंने आपको बताया था, खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। अब देखिए खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में। खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका जो होती है ना, उसकी सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इनकी सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अभी मैंने आपको नोट में एक बात बताई थी कि यदि अंतःपृथ्वी जालिका रेखित पेशियों में पाई जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रेखित पेशियां बोले तो ऐच्छिक पेशियां। समझ में आपको आ गया होगा यहां तक। अगर समझ में आए साथियों तो अभी भी आपके पास टाइम है, वीडियो को आप शेयर कर देंगे, जिसने नहीं किया है ईमानदारी से शेयर कर देगा। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों 2 नंबर कोशिकांग की। 1 नंबर कोशिकांग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम 2 नंबर कोशिकांग की बात करते हैं और दूसरे का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया एक ही बात है साथियों, आपको समझ में आना चाहिए बस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके बारे में आपको सारी बातें बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। सारी बातें आपके सामने मैं भी पेश करने वाला हूं। सबसे पहले बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, इसकी खोज की बात करते हैं। तो इसकी जो खोज है ना वो 1886 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1886 ईस्वी में। किसने की थी साथियों, अल्टमैन और कोलिंकर नाम के 2 व्यक्ति थे। अल्टमैन व कोलिंकर, अल्टमैन व कोलिंकर। साथ में एक फ्लेमिंग नाम का व्यक्ति भी था, उसने भी इसकी क्या की थी, सहायता की थी। तो अल्टमैन, कोलिंकर, एक नाम और ध्यान रख लो, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग, इन तीनों व्यक्तियों ने आपस में मिलकर के क्या की थी, इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। लेकिन महत्वपूर्ण जो योगदान था ना वो किसका था, अल्टमैन का था। महत्वपूर्ण योगदान अल्टमैन का था। ये इनके दोनों क्या थे, सहयोगी थे। तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 ईस्वी में अल्टमैन, कोलिंकर और फ्लेमिंग नाम के व्यक्तियों ने मिलकर के की थी। साथियों जैसे ही इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी, यानी ये मान लो हमारी कोशिका है, इस कोशिका में एक कोशिकांग को खोज लिया, इस प्रकार के कोशिकांग को खोज लिया, और इस कोशिकांग को खोजने के बाद क्या नाम दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही जैसे ही कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई तो इसको सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया गया था, इसको अल्टमैन ने क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। समझना इस बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि अल्टमैन, कोलिंकर और फ्लेमिंग नाम के व्यक्तियों ने एक कोशिका के अंदर एक कोशिकांग को खोज डाला और उस कोशिकांग को नाम क्या दिया गया, बायोप्लास्ट नाम दिया गया। किसके द्वारा, अल्टमैन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन ने क्या कहा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन ने साथियों बायोप्लास्ट कहा। समझ में आई बात। दूसरी बात, फ्लेमिंग ने इसको क्या नाम दिया, फ्लेमिंग ने इसको फाइला नाम दिया। फ्लेमिंग ने इसको फाइला कह दिया और अल्टमैन ने क्या कह दिया, बायोप्लास्ट कह दिया। कोलिंकर बेचारे ने कुछ नहीं कहा। इन दोनों की बात सुनकर के खुश हो गया या हंस लिया, जो भी मानो आप, लेकिन ध्यान रखना अल्टमैन ने बायोप्लास्ट बोल दिया और फ्लेमिंग ने इसको फाइला बोल दिया। दोनों बात समझ में आई, बिल्कुल। अब आया भाई साहब एक और व्यक्ति, अब एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था बेंदा। बेंदा आया और आ करके क्या किया, इन दोनों के नाम को बदल करके क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने क्या बताया, खोज 1886 में अल्टमैन, कोलिंकर और फ्लेमिंग नाम के व्यक्तियों ने की थी। अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट नाम दे दिया, फ्लेमिंग ने फाइला कह दिया। अब कोलिंकर भाई साहब परेशान, ये गया बेंदा के पास, इसका दोस्त था ये। कोलिंकर बेंदा के पास गया कि भाई साहब ऐसे ऐसे दोनों मेरे साथी थे ना, उन्होंने तो नाम दे दिया, मेरे पास कोई नाम है नहीं, तू मेरी सहायता कर दे।
तो कोलिंकर ने क्या किया, ये जो बिंदा है ना, उसने क्या कर दिया, इस कोशिकांग को नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये भाई साहब प्रसिद्ध हो गया। आज भी हम इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। इसको हम बायोप्लास्ट या फिर फाइला नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। अब देखिए, मान लो एक कोशिका है, ये हमारी कोशिका है, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, इसको भी माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, और इसको भी क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। लेकिन इन सभी को आपस में मिला देते हैं, इन सभी को आपस में मिला देते हैं और बात करते हैं सामूहिक रूप से। किस रूप से, सामूहिक रूप से अगर बात करें तो सामूहिक रूप से सभी माइटोकॉन्ड्रियाओं को क्या कहा जाता है साथियों, इनको कहा जाता है, सभी माइटोकॉन्ड्रियाओं को एक साथ कहा जाता है कॉन्ड्रियोम। क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोम कहा जाता है, कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया अकेले को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, लेकिन एक कोशिका के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन सभी को मिला करके उनके समूहों को क्या कहा जाता है, उनके समूहों को कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है ना। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको यहां तक समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक भाग पाया जाता है साथियों। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्या पाया जाता है, भाग पाया जाता है। पहले आप समझो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वो दोहरी झिल्ली से बना हुआ होता है। यानी ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके चारों ओर क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है। यानी दो झिल्लियां होती हैं, एक झिल्ली ये हो गई और दूसरी झिल्ली आपकी ये हो गई। समझ पा रहे हो मेरी बात को। मैंने क्या कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली से निर्मित होता है। अब इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है, अंदर वाली जो झिल्ली होती है ना, अंदर वाली झिल्ली, इस अंदर वाली झिल्ली के ऊपर अंगुली के समान इस प्रकार से प्रवर्ध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन प्रवर्धों को हम क्या बोलते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से निर्मित होता है, अंदर वाली झिल्ली के ऊपर क्या पाए जाते हैं, अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, और अंगुली के समान जो प्रवर्ध होते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। आई बात समझ में, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। अब क्रिस्टी के अंदर यहां पर एक सघन पदार्थ पाया जाता है, सघन पदार्थ, तरल पदार्थ जिसको बोल सकते हो सघन पदार्थ, और उस सघन पदार्थ को बोलते हैं साथियों मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। उस सघन पदार्थ को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं, और उन सॉरी दोस्तों, उन छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं, अरे यार, हाँ, इनके अंदर छोटे छोटे इस प्रकार से कण भी पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं, उन छोटे छोटे कणों को बोलते हैं F1 कण। क्या बोलते हैं, F1 कण बोलते हैं। F1 कण का ही दूसरा नाम है ऑक्सीसोम। F कण का ही दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीसोम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि F1 कण माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में पाए जाते हैं। तो ये जो F1 कण होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में पाए जाते हैं। मैट्रिक्स भाग एक सघन पदार्थ होता है जो प्रवर्धों के अंदर पाया जाता है, यहाँ पर क्रिस्टी के अंदर यहाँ पर पाया जाता है, ये वाले भाग में। और अंगुली के समान जो प्रवर्ध होते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से निर्मित होता है, आंतरिक झिल्ली के ऊपर प्रवर्ध पाए जाते हैं, उनको क्रिस्टी बोलते हैं। उसके अंदर सघन पदार्थ पाया जाता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में छोटे छोटे कण होते हैं, उनको बोलते हैं F1 कण या फिर ऑक्सीसोम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। अब ये जो मैट्रिक्स वाला भाग होता है, मैट्रिक्स वाला भाग होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण। ऊर्जा का निर्माण होता है किसके रूप में, मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है किसके रूप में, एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। समझना इस बात को, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स भाग होता है, ये सघन वाला पदार्थ जो होता है ना, वहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। कौन सी ऊर्जा के रूप में, एटीपी ऊर्जा के रूप में, एटीपी ऊर्जा के रूप में। और इस पूरे चक्कर को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे चक्कर को बोलते हैं क्रेब्स चक्कर। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्कर बोलते हैं, क्रेब्स चक्कर बोलते हैं। क्रेब्स चक्कर को हम श्वसन तंत्र के अंदर भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ
अंदर क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ में हमारा क्या जाता है, भोजन जाता है, ठीक है, ग्लूकोज जाता है। वो छोटी आंत के द्वारा पच जाता है और पचने के बाद वो भोजन किसका रूप ले लेता है, ग्लूकोज का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, ग्लूकोज का। अब हमने सांस लिया, अब ये सांस यानी O2 और ग्लूकोज कहाँ चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में चले जाते हैं, मैट्रिक्स भाग में चले जाते हैं। फिर ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं और मिलकर के क्या कर देते हैं, ऊर्जा का निर्माण कर देते हैं ATP के रूप में। और इस चक्कर को हम क्या बोलते हैं साथियों, इस चक्कर को बोलते हैं क्रेब्स चक्कर। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्कर बोलते हैं। आई बात समझ में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में ऊर्जा का निर्माण होता है ATP के रूप में और इस चक्कर को बोलते हैं क्रेब्स चक्कर। इसीलिए यानी यहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह, पावर हाउस कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा होगा कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह या फिर पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके रूप में, ATP के रूप में। किसके रूप में, ATP के रूप में। और इस चक्कर को बोलते हैं क्रेब्स चक्कर। तो क्वेश्चन आपने ये भी पढ़ा होगा कि क्रेब्स चक्कर किस भाग में संपन्न होता है, तो आप याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है। समझ में आई ये बात। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर यहां तक बात आपको समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा रिपीटेशन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो सन 1886 में अल्टमैन व कोलिंकर नामक वैज्ञानिकों ने की थी। अल्टमैन ने इसको क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। और फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया था, फाइला नाम दिया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, बेंदा ने दिया था। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। एक कोशिका में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रियाओं को सामूहिक रूप से कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद है तो। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उन कोशिकाओं में अधिक होती है जिनमें उपापचयी क्रियाएं ज्यादा पाई जाती हैं। उपापचयी क्रियाएं जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं, उनमें क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या फिर ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें क्रेब्स चक्र द्वारा जो निर्माण है ना, किसका होता है, ATP के रूप में निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो किसके रूप में होता है, ATP के रूप में। कौन से चक्र के द्वारा, क्रेब्स चक्र के द्वारा। यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब देखिए आगे, अब हम बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है साथियों। माइटोकॉन्ड्रिया आप समझो, एक जो कोई भी कोशिका होती है, कोई भी कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर क्या होता है, DNA होता है ना। DNA होता है कोशिका के केंद्रक के अंदर। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्र के अंदर DNA होता है। DNA क्या करता है, आनुवंशिक पदार्थों का, आनुवंशिकता का नियंत्रण करता है। आनुवंशिकता का नियंत्रण कौन करता है, DNA करता है। आनुवंशिकता का नियंत्रण DNA करता है। यानी जो भी कोशिकांग है उसके गुण को अगली संतान में पहुंचाने का काम कौन करता है साथियों, DNA करता है। लेकिन एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपका साथियों हरित लवक, एक आपका हरित लवक, ये दो ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके अंदर स्वयं का DNA पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, स्वयं का DNA पाया जाता है। स्वयं का DNA किसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर। इनका जो आनुवंशिकता का जो नियंत्रण होता है, साथियों, वो इस DNA के द्वारा नहीं होता, तो फिर किसके द्वारा होता है, स्वयं के DNA के द्वारा होता है। किसके द्वारा, स्वयं के DNA के द्वारा। तो मैं आपको बता रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ऐसे दो कोशिकांग होते हैं जिनमें स्वयं का DNA पाया जाता है। यानी इनमें जो आनुवंशिकता का जो नियंत्रण है वो केंद्रक के DNA से न होकर के स्वयं के DNA से होता है। इस क्रिया को या फिर इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं साथियों कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता बोलते हैं। कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता बोलते हैं। बीच में जो दिक्कत हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ध्यान रखना कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता किसे कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में स्वयं के DNA से आनुवंशिकता का नियंत्रण होता है, केंद्र के DNA से नियंत्रण नहीं होता। इस क्रिया को या इस घटना को कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता कहते हैं। और साथियों अल्टमैन नाम का जो व्यक्ति है, उस अल्टमैन नाम के व्यक्ति ने माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम और दिया था। वो बात भी आपको ध्यान रखनी है
इसने अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त अंग भी कहा था। क्या कहा था? अर्धस्वायत्त अंग। अर्धस्वायत्त अंग किसे कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसने? अल्टमैन ने। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आई होगी। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, जिसमें इसकी आंतरिक झिल्ली में अनेक अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनको हम क्रिस्टी बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले सघन पदार्थ को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें क्रेब्स शक्कर संपन्न होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के सघन पदार्थ या फिर मैट्रिक्स में ही क्या पाया जाता है? कण पाया जाता है। उस कण को क्या बोलते हैं? F1 कण या फिर ऑक्सीसोम बोलते हैं। मैं आपको पीछे बता चुका था ये तो। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट एकमात्र ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें केंद्रक के डीएनए के अलावा स्वयं का डीएनए पाया जाता है। अतः इन कोशिकांगों में आनुवंशिकता का जो नियंत्रण है वो केंद्रक से नियंत्रित न होकर के स्वयं के डीएनए से नियंत्रित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता बोलते हैं। और अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? अर्धस्वायत्त अंग कहा था। ये बात भी इंपॉर्टेंट है साथियों। उम्मीद कर सकता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज मैंने आपको अंतःपृथ्वी जालिका बताया, समझ में आ गया होगा। फिर मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया, समझ में आपको आ गया होगा। साथियों, अगर आपको पसंद आया, समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेहनत इसी प्रकार से करेंगे और भी ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा पैशन बनाए रखिए। अगर कोई सुझाव आपको देना तो आप सुझाव दे दीजिए, उस सुझाव के ऊपर बिल्कुल काम किया जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।